So hello all, I welcome you all in our next video of English literature, and today we are continuing the same chapter, that is lesson 17, the last class, right? So if you remember class, in our last video, which was held as English live class, in that particular class we have read that how France means the author was able to enter into his class, right? And then his teacher told them, means all the students including France, that from tomorrow it is not the French that it is not the French class that will run from tomorrow, it will be German class that will run from tomorrow, right? And a new teacher will be coming to teach the German class or German lesson, right? So after hearing this thing, the author started thinking that he has wasted all his time uh, by not concentrating on studies, especially studying the French language, right? So he has wasted all his time, and because of this he was regretting his current situation, or the time that he has wasted in the past, right? And he was also started missing somewhere in his mind, he also started missing the lessons that he has missed in the past. That means he has not he hasn't studied all those lessons, and also he started missing his teacher, that from tomorrow there will be, means the teacher will not be there, who has given so much of love, so much of care, so much of learnings, and so much of knowledge to all the students including the author himself, right? So let's start the class today, the last class, lesson 17, right? Poor man, it was in honor of that lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and I understood now why those old fellows from the village were sitting at the end of the room. अब फ्रांस क्या कहता है, फ्रांस ये कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि जो हमारे टीचर थे, ठीक है, मिस्टर हैमिल, उन्होंने क्यों अपने वो संडे वाले क्लोथ्स पहने हुए थे। मतलब पहले ही पैराग्राफ में हमने पढ़ा है, पिछले पैराग्राफ में, कि उन्होंने संडे वाले क्लोथ्स, मतलब उनका कोट, वेलवेट ब्लू कोट पहन के आए थे, एंड देन उन्होंने ट्राउज़र पहनी हुई थी जो कि एम्ब्रॉयडर्ड थी। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाई की गई हुई उनकी पैंट थी, वो उन्होंने पहनी हुई थी। तो वो संडे क्लोथ, अब वो कह रहा है कि अब मुझे एट लास्ट समझ में आया कि उन्होंने संडे वाले जो अपने क्लोथ्स थे वो क्यों पहना हुआ था। वो इसलिए पहना हुआ था बिकॉज वो ऑनर देना चाहते थे, किसको, अपने लास्ट लेसन को, जो कि किस लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज से रिलेटेड था, फ्रेंच लैंग्वेज से, राइट? एंड अंडरस्टूड। और फिर आगे वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि वाई, कि क्यों वो जो ओल्ड फेलोज थे, मिस्टर हॉसर एंड एक्स पोस्टमैन, देन एक्स मेयर, वो जो बूढ़े लोग थे, वो क्यों आके हमारी क्लास के पीछे सीट पे बैठे हुए थे। इट सीम टू मी It seemed to mean that they regretted not having come often to the school. Regretted means sadness, right? A kind of a sadness, पछतावा जिसे कहते हैं हिंदी में। तो अब वो ऑथर बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि अब वे लोग जो बूढ़े हो चुके थे और पीछे सीट पे, मेरी क्लास के पीछे सीट पर बैठे हुए थे, अब मुझे समझ में आया कि क्यों वो बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा पछतावा था उनको, क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम पे स्कूल वो नहीं आया करते थे, और इस वजह से उन्होंने अभी तक कोई भी चीज़ फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड सीख नहीं पाए थे। इट वॉज ऑल्सो अ वे ऑफ थैंकिंग आवर टीचर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। और एक तरफ से इसलिए भी वे लोग आए थे ताकि जिस टीचर ने हमें अपने 40 साल इस स्कूल में दिए हैं सर्विस, मतलब करते हुए, कौन सी सर्विस, पढ़ाते हुए, उनको थैंक्स करने के लिए वे लोग आए थे। मतलब ना सिर्फ क्योंकि ना सिर्फ वो रेग्रेशन की वजह से या रेग्रेट की वजह से आए थे, बल्कि वे लोग साथ ही साथ क्या करने के लिए आए थे, थैंक्स बोलने के लिए उस टीचर को जिसने अपनी 40 साल की सर्विस हमारे लिए हमें पढ़ाते हुए दी थी इस स्कूल में। एंड ऑफ पेइंग देयर रिस्पेक्ट टू द फादरलैंड विच वॉज वैनिशिंग। और ख़ासकर उस रिस्पेक्ट को, मतलब वो रिस्पेक्ट देने के लिए भी आए थे, वो रिस्पेक्ट
या उस रिस्पेक्ट को देने के लिए भी आए थे जो हमारे फादरलैंड की जो रिस्पेक्ट है वो वैनिश हो रही थी, उसको भी उस रिस्पेक्ट को मतलब उसको रिस्पेक्ट देने के लिए भी आए थे। फादरलैंड यहाँ पे क्या मतलब है? फादरलैंड जैसे फॉर एग्जांपल आवर मदरलैंड इज़ इंडिया, सो वैसे इनका फादरलैंड कौन था? फ्रेंच था। तो फ्रेंच की जो रिस्पेक्ट थी, जो डिग्निटी थी, जो आइडेंटिटी थी, जो इमेज थी, वो क्या थी? वो वैनिश हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच थे या फ्रांस था वो जर्मन से वॉर हार गया था। तो अब क्या हो रहा था? फ्रेंच का सारा कल्चर मतलब सारा फ्रेंच कल्चर ट्रेडिशन और जो भी चीज़ था वो सारा ख़त्म होने वाला था, क्योंकि अब क्या कौन सी लैंग्वेज टेक ओवर करने वाली थी फ्रेंच की जगह? जर्मन। तो इस वजह से जो इमेज, जो आइडेंटिटी, डिग्निटी फ्रांस की थी वो अब वैनिशिंग हो रही थी। वैनिशिंग मतलब डिसअपियर हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। इस वजह से भी वो रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे। I was at that point in my reflection when I heard my name called. It was my turn to recite. ठीक है, और मैं अभी तक फ़िलहाल वही सोच रहा था जिस उस टाइम को ही सोच रहा था जिस टाइम पे मिस्टर हैमिल ने मतलब मेरे क्लास टीचर ने मेरा नाम प्यार से बुलाया था। बस मैं वही अपने दिमाग में सोच रहा था कि इतने में मेरा टर्न था क्या करने को? पार्टिसिपल। आपको पता है कि इसके टीचर आज फ्रांस से क्या पूछने वाले थे? पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाले थे, रूल रेगुलेशंस पूछने वाले थे। तो अब इसका टर्न आ गया था रिसाइट करने का। रिसाइट मतलब जैसे आप क्लास में देखते हो हम एक बच्चे को उठाते हैं और कुछ पूछते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से अब इसका टर्न था वो सब सारी चीज़ें पार्टिसिपल से रिलेटेड रूल और रेगुलेशंस बताने का। What would I not have given to be able to say from beginning to end that famous rule about participles, right? और ये आगे कहता है कि मेरी जो मैं नहीं कर पाया था उस टाइम जब मुझे उठाया गया और क्वेश्चन किया गया, जो मैं नहीं कर पाया था वो क्या था कि मैं वो फेमस रूल जो पार्टिसिपल का था वो बिल्कुल भी बता नहीं पाया था। कहाँ से? शुरुआत से लेकर के एंड तक, राइट? सो लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। पार्टिसिपल्स इन लाउड डिस्टिंक्ट वॉइस विदाउट अ स्लिप। और मुझे किस तरीके से बताना था? मुझे जो पार्टिसिपल का रूल था वो एकदम तेज में मतलब तेज से बोलना था, एकदम डिफरेंट आवाज़। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट वॉइस में बोलना था, मतलब एकदम हट के बोलना था सारे बच्चों से। और फिर उसके बाद विदाउट अ स्लिप। विदाउट अ स्लिप मीन्स विदाउट अ मिस्टेक और विदाउट मेकिंग माई सेल्फ स्टॉप्स एनीवेयर, ठीक है, वाइल स्पीकिंग। तो बिना रुके मुझे और एकदम तेज़ आवाज़ में बिना रुके और अलग से एकदम अलग आवाज़ में मुझे तेज़ से पूरे क्लास में बोलना था, पर वो मैं बोल नहीं पाया था। बट आई गॉट मिक्सड अप एट द फर्स्ट वर्ड। पर मैं जैसे बोलना शुरू किया, मैंने जैसे शुरुआत की अपने आंसर बोलने की, वहीं पे मैं मिक्स हो गया, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। एंड आई स्टूड देयर स्वइंग अगेंस्ट माई बेंच। स्वइंग मीन्स जैसे झूला होता है, आप देखिए झूला कैसे स्विंग करता है ना हवा में, आगे पीछे, वैसे ही ये भी आगे पीछे करने लगा था। फॉर एग्जांपल ये आपने देखा होगा एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देखा होगा कि हम कभी क्लास में बच्चों को उठाते हैं तो बच्चे से अगर क्वेश्चन पूछते हैं, अब उसको आंसर पता होता है तो वो तुरंत के तुरंत बता देता है। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को आंसर पता नहीं होता, तो वो आंसर बोलते तो हैं पर आगे का पीछे और पीछे का आगे कर देते हैं, मतलब मिक्सअप कर देते हैं आंसर्स। तो वैसे इसने भी किया था कि जब इसे खड़ा किया गया, मतलब इसके टीचर ने इसे खड़ा किया कि अब पार्टिसिपल के ऊपर या पार्टिसिपल से रिलेटेड जो रूल है वो हमें बताओ। तो ये भी मिक्स हो गया, मतलब कंफ्यूज हो गया और फिर आंसर को उल्टा सीधा करके वो बता रहा था। एंड आई स्टूड देयर स्वइंग अगेंस्ट माई बेंच विद अ फुल हार्ट अफ्रेड टू रेज माई हेड। और एकदम डिसअपॉइंट हो गया था, हार्ट बीट इसकी बढ़ गई थी, डर रहा था ये, और इसका जो सर था वो नीचे था। क्यों? क्योंकि ये डर, शर्म के मारा और डर से अपने सर को इसने क्या किया था, इसने नीचे झुका के रखा था, सर टीचर के सामने या टीचर से आँख नहीं मिला पा रहा था। I heard Monitor Hamill speaking to me. I won't scold you, my little Franz. You must be punished enough. That's the way it goes. Every day we say to ourselves. Right. अब मॉनिटर हैमिल ने इससे बोला कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुमको कुछ भी नहीं करूंगा, तुमको ना पनिश करूंगा, ना मारूंगा, ना तुम्हें स्कोल्ड करूंगा, ठीक है? माई लिटिल फ्रांस, यू मस्ट बी पनिश्ड एनफ। और तुम्हें जितना मार खाना था, तुम्हें जितना डांटना था, तुम्हें जितना मुझे चिल्लाना था, मुझे डांटना था, मैं वो कर चुका हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करूँगा।
दैट्स द वे इट गोज़, और हमेशा ऐसा ही चलता रहा है। एवरी डे वी से टू आवर सेल्फ, और आगे ये बोलता है कि हम हर दिन हमने ऐसा किया है और हम हर दिन ऐसा करते चले आ रहे हैं, और हर दिन एक चीज़ और जो हम करते हैं वो ये करते हैं। आगे बोलता है कि क्या करते हैं, ओ आई हैव टाइम एनफ, आई हैव टाइम एनफ, आई विल लर्न टुमारो। तो इसका मतलब है जैसे कि आज आपने देखा भी होगा क्लास में क्या होता है कि मैं या कोई भी टीचर जब आप बच्चों से क्वेश्चन करता है तो कुछ बच्चे तो आंसर दे देते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि आंसर नहीं याद करते हैं, तो हम उन्हें डांटते हैं या मारते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि सर कल लर्न हो जाएगा, कल लर्न करके मैं सुना दूंगा। तो इसका मतलब है कि वो दूसरे दिन भी लर्न करके नहीं आते। तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, या हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम सब अपने दिमाग में एक गलत चीज़ बैठाल के ये रखते हैं, मतलब सेव करके ये रखते हैं कि एक गलत माइंडसेट ये रखते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है और जो आज हम याद नहीं कर पाए हैं वो कल कर लेंगे। फिर वो कल कल ऐसे मतलब आगे बढ़ता जाता है, और वो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो हमें लर्न करना चाहिए टाइमली, वो हम लर्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें डांट पड़ती है, मार पड़ती है, या मार्क्स कम आते हैं एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, या क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के टाइम में लिखते टाइम छूट जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम ये गलतफहमी पाल के रखते हैं अपने दिमाग में कि हमारे पास बहुत टाइम है और ये हो जाएगा। तो मिस्टर हैमिल भी यही समझा रहे थे किसको? फ्रांस को, कि ये हमेशा से ऐसा ही होता चला आया है कि तुमने या हम सब ने, मतलब खासकर जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में बोल रहे हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है और कल हम कर लेंगे या हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। एंड देन यू सी व्हाट हैपन्स, और फिर अभी की बात लेकर वो कह रहे हैं कि अब देखो क्या हो गया, मैंने तुम्हें खड़ा किया है और तुम आंसर बता नहीं पा रहे हो। इसका मतलब है कि तुमने अभी तक जो भी टाइम वेस्ट किया है ये सोचते हुए कि मैं कल लर्न कर लूँगा, मैं कल याद कर लूँगा, मैं कल याद करके आऊँगा, तो ये देखो नहीं हो पाया है। और आज तुम्हारी सिचुएशन क्या है कि तुम क्लास के बीच में खड़े हो और तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो। It has been the great misfortune for Alsace always to postpone its lessons until tomorrow. अब वो आगे कहता है कि ये मिसफॉर्चून मतलब बैड लक रहा है किसके लिए? एल्सिस के लिए। एल्सिस मतलब जो ये स्टेट है, और एल्सिस यहाँ पे एल्सिस लिखा तो है भले ही, पर वो स्टेट को नहीं, वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ये मिस्टर हैमिल, कि हमेशा से ये रहा है कि यहाँ के लोगों के साथ एक बैड लक रहा है कि वो आज तक कुछ भी नहीं सीख पाए हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं गिन पाए हैं, ना कुछ लिख पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि हमेशा उन्होंने अपने लेसन्स को क्या किया है? पोस्टपोन किया है, कि जो आज उनको सिखाया जा रहा है उन्होंने कभी सीरियसली होके नहीं सीखा है, और हमेशा उन्होंने हर चीज़ें कल पे टाल दी हैं। कहाँ पे टाल दी है? कल पे। इस वजह से वो कभी भी कुछ भी सीख नहीं पाए हैं, और ख़ासकर किससे रिलेटेड? अपने फादरलैंड से रिलेटेड, दैट मीन्स फ्रांस से रिलेटेड या फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड। व्हाट यू क्लेम टू बी व्हाट यू क्लेम टू बी फ्रेंच एंड यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर लैंग्वेज। अब वो आगे बोलता है कि क्या तुम अपने आप को फ्रेंच इंसान कहते हो, मतलब एक फ्रेंच नागरिक कहते हो, पर तुम्हें तो लिखना और पढ़ना भी नहीं आता है। ठीक है, इन ऑल दिस माई पुअर फ्रांस यू आर नॉट द गिल्टीएस्ट वन। अब वो बोलता है कि इन सब में, मतलब जो भी चीज़ें आज हैं तुम्हारे साथ, कि तुम्हें लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, खासकर अपनी लैंग्वेज, तो सिर्फ तुम रॉन्ग नहीं हो इसमें। ठीक है, रॉन्ग डूअर, गिल्टीएस्ट मीन्स रॉन्ग डूअर, मतलब सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है इसमें कि तुमने पढ़ा नहीं टाइमली, तुमने कल पे सारी चीज़ें छोड़ के रखा, तुमने मिस किया सारी चीज़ें, तो सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। वी ऑल हैव आवर फेयर शेयर ऑफ रिप्रोचेस टू एड्रेस आर सेल्फ, मतलब सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती हम सब लोगों की है। मतलब एज अ टीचर मेरी भी, एज अ पेरेंट्स तुम्हारे माँ बाप की, और बाकी लोगों की भी है, कि हमें अपना ब्लेम खुद देखना चाहिए, मतलब हमें अपनी गलतियाँ खुद देखना चाहिए और उसमें सुधार समय के साथ करना चाहिए। ठीक है, सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Your parents haven't been careful enough to see that you were educated. अब जो मिस्टर हैमिल हैं वो फ्रांस के पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कभी तुम्हारी पढ़ाई को इतनी
इतनी सीरियसली नहीं लिया है। मतलब वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ाई करो और एक अच्छे इंसान बढ़ो, एक एजुकेटेड इंसान बनो। दे प्रिफर टू सेंड यू टू वर्क इन द फील्ड्स और इन द फैक्ट्रीज इन ऑर्डर टू हैव अ फ्यू मोर सोर्स। तो सोर्स मीन्स मनी, ठीक है। तो जैसे कि आपने अभी यहाँ भी देखा होगा कि बहुत लोग अपने बच्चों को एजुकेशन दिला सकते हैं, भेज सकते हैं, पर उनका माइंडसेट क्या होता है कि एजुकेशन दिला के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। फालतू स्कूल में हम पैसे भरेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम अपने लड़के को या लड़की को कहाँ भेजें, किसी काम पे, किसी फील्ड में भेज दें, किसी फैक्ट्री में लगा दें, किसी दुकान में लगा दें। तो अगर वो काम करेगा तो क्या आएगा, पैसे आएंगे, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन दिलाएंगे तो पैसे जाएंगे, पर अगर हम इसको काम पे लगा देते हैं तो उल्टा पैसे हमारे पास आएंगे। तो ये माइंडसेट तो गलत है ना, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चों को अगर काम करने के लिए जो लोग भेज देते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि ये छोटे मतलब थोड़े थोड़े पैसों से कुछ होने वाला नहीं है। पर अगर अपने बच्चों को वो एजुकेशन दिला देंगे तो हो सकता है कल को उनका ये बेटा या बेटी आगे कुछ कर सके, ठीक है। सो दे प्रिफर टू सेंड यू। तो यहाँ पे मिस्टर हैमिल कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हारी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। बजाय इसके उन्होंने क्या किया कि तुम्हें हमेशा फील्ड में जाने के लिए कहते थे या फैक्ट्रीज़ में जाने के लिए कहते थे, ताकि तुम उनके लिए क्या कमा सको, कुछ ना कुछ या थोड़े से पैसे कमा के ला सको। एंड हैव आई नथिंग टू रिप्रोच माई सेल्फ फॉर। और मैं अपने लिए इसको ब्लेम नहीं करूँगा, मतलब मैं अपने आप को ब्लेम इसके लिए नहीं करूँगा, क्योंकि ये तुम्हारे माँ बाप की गलती है कि वो ऐसा सोचते थे। बल्कि मेरा काम का क्या था कि मैं स्कूल में आया हूँ और मैंने तुम्हें या तुम लोगों को पढ़ाया है। पर अगर काम करने के लिए तुम्हें भेजा जाता था तो उसके लिए मैं अपने आप को ब्लेम नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके लिए ब्लेम कौन है, तुम्हारे माँ बाप। हैव आई नॉट ऑफन मेड यू वाटर माई गार्डन इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। क्या अब वो आगे बोलते हैं मिस्टर हैमिल कि क्या मैंने कई बार तुमसे तुम्हारे पढ़ाई को रोक करके या तुम्हें पढ़ने के लिए ना बोल के क्या कई बार तुम्हें मैंने अपने गार्डन में पानी डालने के लिए नहीं कहा है। कई बार ऐसा हुआ भी है कि मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं बोला है, उसके बजाय उसके कि मैंने तुम्हें क्या बोला है, क्या ऑर्डर दिया है कि तुम मेरे गार्डन में पानी डालो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग फॉर ट्राउट का मतलब होता है अ काइंड ऑफ अ फिश, जैसे वेल होता है, ठीक है, और दूसरी मछलियाँ होती हैं। तो ट्राउट भी एक प्रकार का क्या है, नाम है फिश का। सो एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग फॉर ट्राउट हैव आई एवर हेसिटेटेड टू डिसमिस यू। डिसमिस मीन्स हॉलीडे, ठीक है। तो ये आगे बोलते हैं कि जब भी मैं फ़िशिंग के लिए गया हूँ तो क्या मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे, हेसिटेटेड मीन्स बिना हिचकिचाहट के क्या मैंने तुम लोगों को छुट्टी नहीं दी है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो 2 लाइन है कि मैंने तुम्हें गार्डन में पानी डालने के लिए नहीं कहा है या तुम लोगों को मैंने छुट्टी नहीं दी है फ़िशिंग करने के टाइम में। तो इसका मतलब है कि यहाँ मिस्टर हैमिल कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है कि मैंने तुम लोगों को फ्री नहीं दिया है या फ्रीडम नहीं दिया है या छुट्टियां नहीं दी है। मैंने तुम लोगों को छुट्टियां भी दी हैं, फ्रीडम भी दिया है, इन्जॉयमेंट करने का टाइम भी दिया है, पर उसके बाद भी तुम लोगों को ये समझ में नहीं आया कि एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Then passing from one thing to another, Monsieur Hamel began to talk to us about the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. अब इन सब का एग्जाम्पल देते हुए मिस्टर हैमिल आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है, हमारी फ्रेंच लैंग्वेज, वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे दुनिया में। द मोस्ट क्लियर द मोस्ट सब्सटेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बहुत साफ़ सुथरी और बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है कौन, फ्रेंच लैंग्वेज। दैट वी मस्ट ऑलवेज रिटेन इट अमंग आर सेल्फ। और वो ये भी बोलते हैं कि इसे हमें सेव करना, मतलब इसकी रिस्पेक्ट करना, इसको बचा के रखना, ये हमारा कर्तव्य है या धर्म है, ठीक है। एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज व्हेन अ पर्सन एंड नेवर फॉरगेट इट, और ये कभी भूलना मत कि इसकी रिस्पेक्ट करना, इसको बचा के रखना। रिटेन मीन्स टू सेव, इसको बचा के रखना अपने आपस में, मतलब अपने आप में, ये बहुत बड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है और इस चीज़ को आप लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पर्सन फॉल्स इनटू सर्विट्यूड मीन्स सर्वेंट, सर्विस,
ठीक है, सर्वेंट या स्लेव सर्विस। तो यहाँ पे ये बोलते हैं क्योंकि जब कभी भी कोई इंसान किसी सर्वेंट सर्विस उसको मिल जाती है या सर्वेंट वाला काम करना पड़ता है या स्लेव वाला काम करना पड़ता है, सो लॉन्ग एज इट क्लिंग्स टू इट्स लैंग्वेज, और जब तक कि वो अपने क्लिंग का मतलब होता है टू होल्ड टाइटली, और अगर कोई इंसान जब सर्वेंट की तरह सर्वेंट के काम में पड़ जाता है या स्लेव के काम में पड़ जाता है, तो भले वो काम कर रहा है किसका, सर्वेंट का या स्लेव का या दूसरों की गुलामी कर रहा है, पर अगर वो अपने लैंग्वेज से मतलब जुड़ा रहेगा, अपने भाषा से जुड़ा होगा या जुड़ा रहेगा, इट इज़ एज इफ हिट हेल्ड द की टू इट्स प्रिजन। की टू इट्स प्रिजन का मतलब है दैट अलाउस पीपल टू बी टुगेदर। ठीक है, जो की टू इट्स प्रिजन का मतलब है कि दैट अलाउस पीपल टू बी टुगेदर। तो इसका मतलब है कि यहाँ कहने का मतलब है कि भले ही आप किसी के यहाँ सर्वेंट का काम करें या किसी के यहाँ स्लेव का काम करें, मतलब गुलामी का काम करें, या आप गुलाम की तरह जी रहे हैं, ठीक है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर वो सर्वेंट सर्विस करते हुए या स्लेव सर्विस करते हुए अगर आप अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आप हमेशा एकजुट रहेंगे और आपको हमेशा क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ्री हो जाएंगे, राइट। सो आगे पढ़ते हैं। When the lesson was at end, we passed to writing. For that day, Monitor Hamill had prepared some entirely new cards with examples, on which was written in a fine round hand France Alsace, France Alsace। ठीक है, अब जैसे एंड हुआ लेसन, तो हमने राइटिंग का काम हमारा शुरू हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में जब हम एक्सप्लेन कर देते हैं चैप्टर, तो उसके बाद किसका टाइम आता है, क्वेश्चन आंसर का, लिखने का, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस। तो वैसे यहाँ भी जब लेसन ख़त्म हुआ तो इनका राइटिंग का काम आ गया। फॉर दैट डे मोनिसर हैमिल हैड प्रिपेयर्ड सम इंटायरली न्यू कार्ड्स, और उस दिन मोनिसर हैमिल ने एक इंटायरली न्यू कार्ड्स बनाए थे। यहाँ पे न्यू कार्ड्स का मतलब है न्यू कॉपीज़ हमारे लिए वो लेकर आए थे एग्जाम्पल्स के तौर पे। ऑन विच वॉज रिटन इन अ फाइन, मतलब जिसपे कि उन कॉपीज़ पे क्या लिखा हुआ था, राउंड हैंड में, मतलब कर्सिव राइटिंग में क्या लिखा था, फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। देवर लाइक लिटिल फ्लैग्स, और यहाँ पे ये ऑथर बोल रहा है कि वो किसकी तरह लग रहे थे, वो कॉपीज़ किसकी तरह लग रही थी, फ्लैग की तरह। वेविंग ऑल अबाउट द क्लास, क्योंकि पूरी क्लास में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी कॉपीज़, तो ऐसा लग रहा था कि चारों ओर क्या चल रहा है, मतलब क्या उड़ रहा है, जैसे फ्लैग उड़ रहे हैं। हैंगिंग फ्रॉम द रॉड्स टू ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे डेस्क पे, क्योंकि अब कॉपीज़ कहाँ पे आ गई थी, सारे बच्चों के डेस्क पे आ गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम फ्लैग लगाते हैं, आपने फ्लैग छोटा सा देखा होगा या कहीं लगा होगा, खासकर डेस्क पे लगा होता है, तो क्या होता है, एक रॉड होता है और वो डेस्क से जुड़ा होता है। तो उसी तरीके से ये भी कह रहा है कि वो कॉपीज़ कम लग रही थी जबकि फ्लैग ज़्यादा लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि हमारे डेस्क पे जब कॉपीज़ आ गई थी तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी रॉड से अटैच होकर हमारे डेस्क पे वो झंडे लगे हुए हैं। You should have seen how hard we all worked and how silent it was। अब वो कहता है कि जैसे ही हमें वो कॉपीज़ मिली, हम अपने काम करने में लग गए, ठीक है, और एकदम साइलेंटली, मतलब पूरा क्लास शांत था, पूरा माहौल जो एटमॉस्फेयर था क्लास का वो एकदम साइलेंट में था, और सारे लोग काम करने में लग गए, मतलब उस कॉपी में काम करने में लग गए। नथिंग कुड बी हर्ड सेव द ग्राइंडिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय इसके, या कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था, या कुछ और सुनाई नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि सारे लोग एकदम साइलेंट थे। सिर्फ क्या सुनाई दे रहा था, ग्राइंडिंग मतलब क्रशिंग, ठीक है, टू क्रश मतलब पेन का चलना, किस पे, पेपर पे, मतलब जो कॉपीज़ उनको मिली हैं, मतलब मिली थी, उन पेपर्स पे पेन्स का चलना ही सुनाई दे रहा था, बाकी और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था उस क्लास में, उस टाइम जब हमें कॉपीज़ मिस्टर हैमिल से मिल गई थी। ऑन द रूफ ऑफ द स्कूल हाउस, अब ये कहता है कि स्कूल हाउस के रूफ पे, रूफ मतलब छत पे, स्कूल हाउस के छत पे, ठीक है, पिजन्स, लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। पिजन्स कूइड इन लो टोन्स। कोएड का मतलब है कोएड का मतलब है जैसे वो कूकू की आवाज़ निकालते हैं कबूतर, वैसे कबूतर अपनी कूकू की आवाज़ निकाल रहे थे, जो कि एकदम साफ साफ सुनाई दे रहा था। एंड आई सेड टू माई सेल्फ एज आई लिसन टू देम,
और मैंने अपने आप से बात करते हुए ये कहा, जब मैंने वो कू की आवाज़ कबूतरों की सुनी, तो मैंने क्या कहा अपने आप से, वो ये कहता है ऑथर, आई वंडर इफ़ दे आर गोइंग टू कॉम्पेल देम टू सिंग इन जर्मन टू मेक, कॉम्पेल का मतलब है टू मेक लर्न, टू मेक देम लर्न। कॉम्पेल का मतलब है फोर्सफुली किसी को लर्न कराना, इसका मतलब है कंपेल्ड करना। तो आई वंडर, तो मैंने सोचा कि ये कबूतर जो हैं, जो आज एक हिसाब से फ्रेंच एटमॉस्फेयर में अपनी सांस और अपनी आवाज़ और अपने जीवन को जी रहे हैं और अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं, कहाँ पे, क्योंकि अभी तक वो आखिरी दिन था फ्रेंच कल्चर का या फ्रेंच ट्रेडिशन का। तो वो कहता है कि ये वो सोचता है कि ये जो कबूतर हैं, जो कि आज फ्रेंच कल्चर और ट्रेडिशन का आखिरी दिन है और उसमें अपनी अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये जर्मन में सिंग करेंगे, मतलब जर्मन में ही बात करेंगे, या मतलब इसका पूरा कहने का मतलब है कि कल से क्या ये कबूतर जो अभी तक फ्रेंच कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करते चले आए हैं, क्या कल से ये जर्मन कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करने लगेंगे, राइट। सो दिस इज़ वॉट ही वॉज थिंकिंग अबाउट द पिजन्स, मीन्स कबूतरों के बारे में वो ये सोच रहा था। क्योंकि अब इंसान भी चेंज हो रहे थे, जैसे मिस्टर हैमिल ने बताया इन बच्चों को, खासकर फ्रांस के साथ सारे स्टूडेंट्स को बताया कि कल से नया टीचर आएगा, जर्मन पढ़ाएगा और फ्रेंच अब नहीं चलेगी एल्सेस और लॉरेन में। तो वो भी यही सोच रहा था कि क्या कल से सब कुछ चेंज हो जाएगा, सारे लोग, सारे जानवर, सारी चीज़ें, क्या सिर्फ हमें जर्मन कल्चर और जर्मन ट्रेडिशन में ही जीना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की सोच वो अपने दिमाग में उस टाइम सोच रहा था। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। So homework, students, you all have to write down all the hard words and meanings in your classwork copy and also read the chapter a little further, right? So what you have to do is you have to write down the hard words in your you have to mark the hard words and write down the meanings in the book, right? And you also have to write down the hard words along with the meaning in your classwork copy as well, right? And then you have to read the chapter a little further, मतलब जितना मैंने पढ़ाया है, whatever I have taught you just now, you have to read the chapter once again from the starting, एंड देन अगेन वॉट एवर इट इज़ लेफ्ट, नॉर्मली अभी शायद 4 या 5 पैराग्राफ और बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आपके पूरा चैप्टर इंटायरली, ये चैप्टर लेसन 17 ख़त्म हो जाएगा। तो वो बचे हुए 4 या 5 पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लेसन 14, और लेसन 14 का जो क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा चुका है, मेरे एंड से आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो क्वेश्चन आंसर्स को आपको याद करना है। So students, in our next class, we will continue this same chapter, that is lesson 17. Till then, take care and stay safe. Thank you, class.